बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड की, और न्यूक्लिक एसिड को हमने देखा और आज हम फॉरवर्डली मूव करेंगे। तो बेटा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसको। तो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली हमने अब स्टार्ट कर दिया ऑफिशियली, जो है वो 20 चैप्टर। प्रीवियस जो 2 लेक्चर हैं वो आप केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए के नाम से आर्टिकल है सेकेंड ईयर में, उसमें आप देखेंगे। और आज हम जो है वो क्रोमोसोम्स को देखेंगे। 20 चैप्टर का स्टार्ट ही क्रोमोसोम से हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्रोमोसोम बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। बेसिकली सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, ठीक है जी। जेनेटिक मटेरियल, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, इसकी शक्लें हैं मुख्तलिफ। अच्छा, अब इसकी शक्लें डिपेंड किस पे करती हैं, बात करते हैं। तो सेल जो है ना जी, सेल वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। या वो नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, या सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज में होता है जब सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है। ये डिवाइडिंग फेज है, जब सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है। मेरी बात समझ आ गई? तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, सेल इज प्रेजेंट इन रेस्टिंग कंडीशन, सेल डिवाइड नहीं कर रहा, तो सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है वो डिस्पर्स्ड फॉर्म में पड़ा होगा। डिस्पर्स्ड फॉर्म बेटा कहते हैं हम बिखरी हुई फॉर्म को, ठीक है। ये हम कहते हैं बिखरी हुई फॉर्म। बिल्कुल आप इस तरह ले नलकी खोलें और धागा जमीन पर फेंकना शुरू कर दें, तो जो उलझी हुई शक्ल धागे की जमीन के ऊपर बनेगी वो ये वाली फॉर्म होगी। और इसे हम कहेंगे, ये कौन सी फॉर्म है? डिस्पर्स्ड फॉर्म, बिखरी हुई, डिस्पर्स्ड। तो इसको हम कहते हैं, इस शक्ल में जब जेनेटिक मटेरियल होता है तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ये है जी क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, ठीक है जी। लेकिन जब सेल निकलता है कहां से? नॉन डिवाइडिंग फेज से, और मूव करता है डिवाइडिंग फेज की तरफ, तो ये डिस्पर्स्ड और बिखरा हुआ जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमैटिन सुकड़ कर मोटा होना शुरू हो जाता है। और इस प्रोसेस को, यानी सुकड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस। क्लियर हो गया जी? इसे हम कहते हैं ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। और जब ये बिखरा हुआ क्रोमैटिन, ठीक है जी, बिखरा हुआ जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होकर सुकड़ी हुई फॉर्म में आता है, तो ये इस शक्ल में आ जाता है जी। तो इस शक्ल में हम इसे कहते हैं कि ये कंडेंस्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? ये कंडेंस्ड फॉर्म है। और हम इस कंडेंस्ड फॉर्म को कहते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो बेटा आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, देखिएगा, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है जी, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल इज कॉल्ड क्रोमोसोम। दोबारा, कंडेंस्ड यानी सुकड़ी हुई, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो ये बेटा हमारे पास डेफिनेशन है किसकी? क्रोमोसोम की। ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी जी? क्रोमोसोम की। तो जब आप क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो हम क्रोमोसोम के ही एस्पेक्ट्स को फॉरवर्डली मूव करेंगे। तो आपने देखना है, अब हम आ जाते हैं, एक हेडिंग जो है हम बनाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर। लें जी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हमें ये तो पता चल गया कि क्रोमोसोम किस सेल की किस शक्ल में होंगे, किस फेज में होंगे? डिवाइडिंग फेज में ये अपीयर होंगे। नॉन डिवाइडिंग फेज में तो क्रोमैटिन को भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, क्रोमैटिन को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते नॉन डिवाइडिंग फेज में। इसको देखने के लिए हमें डिफरेंट स्टेन्स यूज करनी पड़ती हैं, जिनके थ्रू हम जो है वो क्रोमैटिन को फिर देखते हैं। तो आए नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तरफ। तो बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम में आपने याद रखना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। एक स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट होता है। मिसाल के तौर पे हम इंसानों की बात कर लें, सारे इंसानों में 46 क्रोमोसोम होंगे। सब में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। तो आप यहां एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है
वो स्पेसिफाई होता है स्पीशी टू स्पीशी। इट इज स्पेसिफिक इन सिंगल स्पीशी। ठीक हो गया जी, ये सिंगल स्पीशी में जो है स्पेसिफिक होगा। अच्छा, लेकिन यहां कुछ एक्सेप्शंस भी पाई जाती हैं। ये बाज़ औक़ात एक ही स्पीशी के मेंबर्स में भी वेरी करता है। ठीक है जी, मिसाल लेते हैं हम, आपने पढ़ा हनी बी को, हनी बी। ठीक है जी, हनी बी के अंदर हम देखते हैं इंडिविजुअल्स जो हैं वो दो तरह के हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल। तो मेल के अंदर जो है वो 1n क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के अंदर 2n होते हैं। देख ले, स्पीशी एक ही है हनी बी की, लेकिन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी कर रहे हैं। तो यहां हम दो पॉइंट्स फिर डिस्कस करते हैं कि एक तो ये कि जो स्पीशी टू स्पीशी वेरी करते हैं, एक स्पीशी के मेंबर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस भी है और हनी बी और कुछ और इंडिविजुअल्स भी हैं जिनमें जो है वो क्या होता है कि एक ही स्पीशी के मेंबर्स में क्रोमोसोम का नंबर वेरी करता है। तो ये हमारे पास था नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गया जी। अब हम ऑनवर्ड मूव करते हैं किसकी तरफ, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग हम बनाएंगे क्या जी, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। हियर इट इज, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। तो बेटा याद रखना है आपने, यहां मैं बनाता हूं, ये हमारे पास है जी, लेट्स सपोज ये हमारे पास है क्या, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बनता है, एक डीएनए होता है और दूसरा जो है हमारे पास एक प्रोटीन है वो होती है। ठीक है जी, और प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं हम उसको, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है जी, ऑलमोस्ट 40% हमारे पास डीएनए होता है और हमारे पास 60% ये प्रोटीन होती है। ठीक है जी, और कुछ और बातें इस प्रोटीन के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रोटीन है अगर आप बात कर लें तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है। ये प्रोटीन किस तरह की है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन क्यों है, उसकी वजह, इसके पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। वो कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स। और वो कौन से वाले हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स जो इसके अंदर पाए जा रहे हैं, आर्जिनिन और लाइसिन। कौन कौन से हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो ये दोनों अमाइनो एसिड जो है बेसिक अमाइनो एसिड है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हो गया जी। तो ये हमारे पास 60% जो है वो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। ये दोनों मिलेंगे तो क्रोमोसोम बनेगा। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा जी, क्रोमोसोम बनेगा। मेरी बात समझ आ गई। अब क्रोमोसोम के कुछ कंपोनेंट्स पे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम बना लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो देखना है आपने, ये हमारे पास बेटा एक क्रोमोसोम है, लेट्स सपोज दैट इज अ क्रोमोसोम। ठीक है जी, और एक हमारे पास ये क्रोमोसोम है। यहां मैं बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने लगा हूं जो बच्चे अक्सर उन्हें पता नहीं चलता इस चीज का ना। तो जब आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आप क्या बात कर रहे हैं जी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो बेटा आपने इसको ना स्मॉल एन से लिखना है। ठीक है जी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम स्मॉल एन से लिखते हैं। और आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस तरह गिनते हैं। अब बताएं मुझे, ये कितने क्रोमोसोम है, एक। देखने में लगेगा ये एक है, बिल्कुल एक है। अब ये मैं बच्चों से पूछता हूं ये कितने क्रोमोसोम, बच्चे कहते हैं दो। बेटा ये दो क्रोमोसोम नहीं है,
ठीक है, ये भी एक क्रोमोसोम है। अच्छा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें किस तरह पता चलेगा ये एक क्रोमोसोम है? हालांकि ये डिफरेंट है, मैं इसे भी एक कह रहा हूं, मैं इसे भी एक कह रहा हूं। तो हम जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को गिनते हैं तो हम गिनते हैं सेंट्रोमेयर्स को। ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन, इस पोजीशन को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, ये वाली, ठीक है जी, सेंट्रोमेयर। तो आप किसी भी क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर को गिन लें, जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोसोम। भाई इसमें भी एक सेंट्रोमेयर है, इसमें भी एक सेंट्रोमेयर है, तो ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। सेंट्रोमेयर फिर फर्क क्या है इसमें? फिर इसमें फर्क क्या है? ये जो क्रोमोसोम है ये सेल के अंदर नॉर्मल फॉर्म में होता है, लेकिन ये सेल जब इंटरफेस से गुजरता है, सेल तकसीम की तैयारी करता है, तो आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है इंटरफेज में, 21st चैप्टर में सेल साइकिल में इंटरफेज को पढ़ते हुए एस फेज में लिखा हुआ है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हें डबल कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली एस फेज के अंदर क्रोमोसोम्स को डबल किया जाता है। मेरी बात समझ आ गई? ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। तो ये जो आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? क्रोमाटिड। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमाटिड। ठीक है जी। ये क्रोमाटिड जो एक ही सेंट्रोमेयर के साथ जुड़े हुए हैं कहलाएंगे सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये क्या कहलाएंगे? सिस्टर, ये कहलाएंगे जी सिस्टर क्रोमाटिड्स। क्लियर? सिस्टर क्रोमाटिड्स। और ये वाले देखें, ये दोनों एक से जुड़े हुए थे, सिस्टर है, लेकिन ये वाले भाई, ये वाले, ये और ये तो मुख्तलिफ से जुड़े हुए हैं, तो आप इन्हें फिर कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। आप इन्हें क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं हमने क्रोमोसोम के देखे। अब हम फॉरवर्डली मूव करते हैं। तो बेटा हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होगी? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो ये हमारे पास, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो बेटा देखना है आपने, ये जो हमारे पास सेंट्रोमेयर है ये, ठीक है, इसे आप एक और नाम भी देते हैं, इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसकी हम ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसकी बेस क्या है? व्हाट इज द बेस? किस बेस पर हम क्रोमोसोम को क्लासिफाई करेंगे? तो बेस हमारे पास होगी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। क्या होगी? कि सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम के ऊपर किधर पाया जा रहा है? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। तो देखना है आपने। अब आप देखिएगा, ये है सेंट्रोमेयर और ये हमारे पास है जी, लें जी, क्रोमाटिड। एक ये हमारे पास क्रोमोसोम है, एक हमारे पास ये क्रोमोसोम है, एक हमारे पास ये क्रोमोसोम है जी, लें जी। तो ठीक है, फिर तीसरा हम क्रोमोसोम बनाते हैं, तीसरा हम क्रोमोसोम बनाते हैं ये वाला जी। ठीक है जी। और चौथा हम क्रोमोसोम बनाते हैं ये वाला जी। चार डिफरेंट तरह के क्रोमोसोम्स आपको नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको सेंट्रोमेयर किधर नजर आ रहा है? एट द टिप, एट द टिप। सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट एट द टिप। इसे आप कहते हैं टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ठीक है जी। टीलोसेंट्रिक में क्या है? टीलोसेंट्रिक में क्या है? सेंट्रोमेयर एट द टिप, सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर इज ऑन टिप। ठीक है जी। यहां पर चेक करें, ये वाला क्रोमोसोम जो है इसमें नियर द टिप है। ठीक है, सेंट्रोमेयर इज नॉट प्रेजेंट ऑन द टिप बट इट इज नियर द टिप। तो आप इसे क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। आप इसे क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक। और एक्रोसेंट्रिक में पोजीशन क्या है सेंट्रोमेयर की? सेंट्रोमेयर प्रेजेंट
ऑन व्हाट इज नियर टिप, ठीक है जी। और ये एक्रोसेंट्रिक है बेटा। यहां ये तो आपको बिल्कुल नजर आ रहा है विजिबली कि मिड में है, सेंट्रोमेयर इज ऑन मिड, इसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। A chromosome on which the centromere present on the mid of the chromosome is called meta। मेटा का मतलब ही दरमियान में होता है, ठीक है जी। तो सेंट्रोमेयर इज इन मिड, ठीक है जी। और ये चेक करें, मिड में नहीं है बट नियर द मिड है, ठीक है। यहां मिड में नहीं है क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर, बट नियर द मिड मौजूद है। तो आप इसे क्या कहते हैं? सब मेटासेंट्रिक। इसका क्या नाम है? सब मेटासेंट्रिक। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। हमने क्या बात की? हमने कहा 4 तरह के क्रोमोसोम है। किस बेस पर? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर की बेस पर। सेंट्रोमेयर टिप पे था तो टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमेयर नियर द टिप था तो एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमेयर मिडल में था तो मेटासेंट्रिक, और नियर द मिड था तो क्या जी? सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमेयर इज नियर मिड, ठीक है, वो नियर द मिड मौजूद है। तो ये हमारे पास 4 तरह का क्रोमोसोम है जी, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन के लिहाज से ही हमारे पास 4 तरह का क्रोमोसोम है। आगे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या जी? हम देखेंगे न्यूक्लियोसोम को। हम किसको देखेंगे? न्यूक्लियोसोम को हम देखेंगे। न्यूक्लियोसोम को तो देखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखना है आपने, ये हमारे पास है क्या? डीएनए। इट इज व्हाट? डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है जी, डीएनए डुप्लेक्स। और यहां पर हमारे पास मौजूद है क्या जी? ये हमारे पास मौजूद हैं 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन के। ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल, ठीक है जी। तो इनके इर्द गिर्द रैप करेगा क्या? डीएनए। रैप करके आगे निकल जाएगा, ठीक है जी। आगे निकलेगा, फिर आगे जाकर हिस्टोन मौजूद है। और हिस्टोन के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं? 8 मॉलिक्यूल्स। तो डबल हेलिक्स उसके इर्द गिर्द रैप करेगा और रैप करके आगे निकल जाएगा। तो बेटा अब चेक करना है आपने। आपको पता है हिस्टोन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव, ठीक है। ये था क्या? ये था हमारे पास ये बेसिकली ये जो है, ये प्रोटीन जो है, ये हमारे पास क्या है? हिस्टोन। ये हमारे पास थी हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है जी। और ये हमारे पास स्ट्रैंड है डीएनए का। तो आपको पता है डीएनए के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होता है, और फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव, ठीक है। और हिस्टोन के ऊपर चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। तो देयर इज अफिनिटी बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसकी वजह से क्या होगा कि डीएनए रैप करेगा किसके ऊपर? हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और फिर वो आगे प्रोसीड करेगा। तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स के गुजरने के बाद, ठीक है जी, फिर डीएनए रैप करेगा किसके इर्द गिर्द? हिस्टोन के इर्द गिर्द, और वो फिर आगे निकल जाएगा। तो इससे बेटा ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा, ये वाला, आप इसे क्या कहते हैं? आप इसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है न्यूक्लियोसोम। तो ये बिल्कुल आपको इस तरह लगेगा कि एक तस्बीह में जिस तरह आपने दाने परोए होते हैं, तस्बीह का जो धागा है वो डीएनए है, और जो दाने हैं वो न्यूक्लियोसोम है। बात समझ आई है? तो बेसिकली हुआ क्या कि डीएनए के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और वो रैप किया है किसके ऊपर? हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जिससे ये स्ट्रक्चर बने, ये फूला हुआ स्ट्रक्चर। बेटा इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो ये हमारा आज का टॉपिक था क्रोमोसोम के रिलेटेड। ऑनवर्ड लेक्चर में हम नेक्स्ट देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।